10% का वोट शेयर गैप है तृणमूल में और बीजेपी में। 2021 के चुनाव में 10% का वोट शेयर गैप था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 7% का वोट शेयर गैप था। 194 सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव में एक दफा भी नहीं जीती। बड़ा मुश्किल है बंगाल जीतना आपके लिए। अगर आप मेरा स्ट्राइक रेट पार्टी का देखिए, 3 से 77 हम गए, तो आप उस स्ट्राइक रेट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैं तो आश्वस्त हूं कि इस बार हम लोग 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। इतना आसान है नहीं, क्योंकि गैप है एक तो 7% का, और 30 क्या आप स्टार्ट करते हैं 0 से, तृणमूल स्टार्ट करती है 30 से। नहीं, आप 77 के आंकड़े को नहीं देख रहे हैं। 0 से 77 के आंकड़े को देखेंगे तो कितनी बड़ी हम छलांग लगाए हैं वो आप देख सकते हैं। और दूसरा, जो 21 से 26 में जो बदलाव आया, जिस प्रकार से यहाँ की स्थितियां और खराब हुई, 21 में जिन मुद्दों को साथ थे हम आज भी उन्हीं मुद्दों के साथ हैं, लेकिन 21 में हमको जितना सफलता मिला, इस बार 26 में आम जनता बोल रही है। हम लोग भी इस बार, पिछली बार भी हम कैंपेन में यहाँ थे और इस बार भी कैंपेन को देख रहे हैं। आम जनता खुद सामने से आ रही है। महिलाएं घरों से निकलकर वेविंग करना, लोगों का सामने से आना, ये सामान्य नहीं है। और जिस प्रकार से टीएमसी ने यहाँ परिस्थितियां पैदा की, माँ माटी मानुष के नारों के साथ जो सरकार आई, आज माँ को नहीं छोड़ा, माटी को नहीं छोड़ा, मानुष को नहीं छोड़ा। अब आम जनता यहाँ पर बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसकी वाहक है, नेतृत्व कर रही है, लेकिन आम जनता के मन में है कि हमको बदलाव चाहिए। और जब वेव चलता है ना राहुल जी, तो वो एक अलग तरीके का होता है। तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, आप वेव की बात कर रहे थे जी। तृणमूल कह रही है कि ये वेव को आर्टिफिशियली बीजेपी पीछे से पंप कर रही है, क्योंकि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही। उनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़। देखिए, ये आरोप उनका चलता रहेगा। इसी आरोप के तहत अगर वो कुछ काम किए होते तो जनता का भरोसा उनके, आज उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, जिस प्रकार से आरोप का दौर शुरू हो गया है कि इस कारण से हम हार रहे हैं, इस कारण से हार रहे हैं, कहा बोला उन्होंने, थोड़ी मान। अभी तो आपके उसके जो ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये जब आदमी कारण में चला जाता है तो उसके फ्रस्ट्रेशन बहुत सामने से दिखते हैं। और मैं मानता हूं कि टीएमसी के लोगों का जिस प्रकार से एनार्किस्ट बिहेवियर रहा, आम जनता उससे त्रस्त है। अनार्किस्ट कैसे हुई टीएमसी? जिस प्रकार से आज जो क्लब की निर्माण यहाँ के लोगों के कला के लिए था, संस्कृति के लिए था, संगीत के लिए था, खेल के लिए था, उसको हफ्ता वसूली का केंद्र बना दिया गया। वहां पर बैठ के अड्डाबाजी और अड्डा से आम आदमी को वसूली का केंद्र बना दिया। इसको अनार्किस्ट नहीं कहेंगे। और सरकार मौन बैठी है। थाना पूरी तरह से उसके संरक्षण में पल बढ़ रहा है। नहीं, आप थानों की बात करें, लेकिन देखिए कितने आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मैं 2021 के चुनाव की तुलना कर रहा था, डबल से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा गया है। जो प्लेटून्स आई हैं वो डबल कर दिए गए हैं। जो पहले 2-3 हफ्ते पहले आते थे फोर्सेस, 6 हफ्ते पहले आ गए, वोटिंग के बाद भी रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी सीएपीएफ को उतार दिया अपने साथ। पहले एक चीज बताइए कि आप फ्री एंड फेयर पोल चाहते हैं कि नहीं? मैं तो चाहता हूं कि जब फ्री एंड फेयर पोल आप चाहते हैं, और पहले फेज का जो रिपोर्ट आया है, आप देखिए कि क्या एक दिन पहले कितनी घटनाएं घटती थी, किस प्रकार से लोगों पर हमले होते थे, किस प्रकार से आम आदमी वोट देने नहीं जा पा रहा था। आज कहीं ना कहीं अगर पीसफुल इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यह निर्णय सही दिशा में गया? नहीं, पर कई दशक तक सीपीआईएम अपनी तरफ तंत्र को खींचती थी, फिर तृणमूल ने किया। पर लोग ये भी तो नहीं चाहते कि बीजेपी फिर अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल कर ले, अपने आप को फायदा पहुंचाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्शन मशीनरी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रही है। ये कहीं एक जिगिंग का विषय नहीं है। हम बूथ कब्जा नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता को एक पूरा रेड कारपेट दे रहे हैं कि आप आइए और वोट कीजिए। क्या उसको रेड कारपेट देना गलत है क्या? अगर आप निर्णय की प्रक्रिया में ये जो ग्रहण लगा हुआ था कि हम वोट को मैनेज करेंगे, हम लोगों ने बिहार को देखा है किस प्रकार से बिहार में तांडव चलता था। केजे राव का समय आया, इलेक्शन कमीशन ने, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, इलेक्शन कमीशन ने कड़ाई से किया, बदलाव हुआ। मैं हमेशा मानता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट मैंडेट है, और उसको पूरा करने के लिए जो भी निर्णय लेता है वो निर्णय स्वागत योग्य। बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने केजे राव का जिक्र किया, क्योंकि 2006 में जब पश्चिम बंगाल में केजे राव आए थे, तब उन्होंने इसी तरह से एसआईआर से काफी छटाई की, जो मर चुके थे वोटर्स या जो बोगस वोटर्स थे। उसके बाद क्या हुआ, सीपीएम और भी बड़ी बहुमत से जीत गई। वो इसलिए क्योंकि जिनका नाम कटा, उनके परिवार में, उनके जानने वालों में एक भय पैदा हो गया कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो हमारा वजूद खतरे में है। तो 75% से ज्यादा वोट 84% सीटों पर पड़ा। मतलब कि अभी भी हम देख रहे हैं अप्रत्याशित वोटिंग हुई है। तब तो काउंटर मोबिलाइजेशन हो गया था, तो सीपीएम को फायदा हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर से तृणमूल को ही फायदा मिल जाए? देखिए, अगर बेचैनी उनके अंदर 92 लाख वोट कटने से, हमारे अंदर तो कोई बेचैनी नहीं है।
अगर बेचैनी उनके अंदर है तो आप समझ सकते हैं कि तकलीफ में कौन है। नहीं, वो बेचैनी की मैं एक हीट मैप देख रहा था पश्चिम बंगाल का, जहां जहां 11.6% से ज्यादा वोट कटा है एवरेज से ऊपर, वो ज्यादा वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बंगाल के बॉर्डर से छटे हुए हैं, जो कि बांग्लादेश के साथ साथ है। यानी कि लाजमी तौर पे उन इलाकों में जहां तृणमूल जीता करती थी या जहां उनके वोटर्स थे, उनका आरोप है कि वहां पे ईसी ने ज्यादा एक्शन लिया। अब आप खुद कह रहे हैं कि बॉर्डर के इलाके हैं, ज्यादा, और आप खुद कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश से अगर वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कड़े निर्णय लिए और वो निर्णय डीएम और एसडीओ के प्रस्ताव के आधार पे होते हैं। ये जो ममता दीदी लगातार खेल खेलती है इलेक्शन कमीशन क्या है? वो एक ऐसी बॉडी है जो राज्य के प्रशासन के इर्द गिर्द काम करती है। ये 92 लाख का प्रस्ताव दिल्ली से नहीं आया है, ये कलकत्ता से दिल्ली गया है। ये बात को समझना। डीएम एसडीओ क्या है? डीएम एसडीओ जो है जिला प्रशासन राज्य सरकार थी उनकी, ये प्रस्ताव 92 लाख का वहां से गया है और उस प्रस्ताव पे अनुमोदन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो अगर सर्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये तो बंगाल के लोगों के हित का निर्णय है। क्या हम बांग्लादेशियों को वोट देने का अधिकार दे देंगे क्या? बांग्लादेशियों को तो कतई वोट नहीं करने को मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चक्कर में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला, उसमें कई ऐसे लोग हैं, जैसे अमर्त्य सेन खुद फंस गए थे, वो इतने बड़े नोबेल शास्त्री हैं, उन्हीं का लटक गया था वोट। आप एक बात समझिए, इलेक्शन कमीशन पूरे प्रोसेस में समय देता है। हमारे बिहार में भी हुआ, लोगों ने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, यात्राएं निकाल दी वोट की चोरी की। 30 सितंबर को हम लोग को मालूम था जिस दिन वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा बिहार में, हमें मालूम था कोई कंप्लेन नहीं आए। खुद कांग्रेस के जो बीएलए होते हैं उन्होंने कंप्लेन नहीं फाइल किया, तो कहाँ की वोट की चोरी? और इलेक्शन कमीशन की यहाँ भी जो मशीनरी काम की या राज्य सरकार के सहयोग से, उस राज्य सरकार ने हर महीने का प्रस्ताव दिया। आज हम वोटर लिस्ट प्रकाशन कर रहे हैं, आपके दावा आपत्ति का 1 महीना, यहाँ 4 महीने से ऊपर चला प्रक्रिया, हमारे यहाँ तो 2 महीना चला था। तो 4 महीने की प्रक्रिया में जो उसके पूरे बीएलए होते हैं, मशीनरी, ये कोई केंद्र से नहीं आता है। बीएलए भी जो नियुक्त होते हैं वो भी राज्य सरकार के अधिकारी नियुक्त होते हैं। तो अगर राज्य सरकार ने उन लोगों को नहीं जोड़ा या उन लोगों को प्रस्ताव को दावा आपत्ति का प्रक्रिया में नहीं लाया, तो ये तो पूरी तरह से अभी भी तो लाखों लोग हैं ना सर, जो कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के चक्कर में इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। अगर आप इस आंकड़े को देखते हैं तो इसका दोष किसके ऊपर है? 27 लाख की जो आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, उनको क्या मौका नहीं दिया गया? क्या राज्य सरकार का दायित्व तो नहीं था कि उस चीजों को समय रहते? उन्होंने टाला, अटकाया, परेशान किया, निर्णय को इतना फंसाए रखा ताकि हम निर्णय न ले पाए। इलेक्शन बाकी राज्यों में भी तो हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, बाकी केरल में भी हुआ, कहाँ कोई दिक्कत है? वहां भी तो उनकी सरकार है। एक और जो आरोप लग रहा है वो ये कि जो गवर्नर है यहाँ, जिनको आपने हाल में भेजा है, वो अब एक इंटेलिजेंस ब्यूरो या सुपर ब्यूरो के तौर पे काम कर रहे हैं, कि मतलब पर्दे के पीछे कि ऐसा करो वैसा करो, वो सारा राजभवन से जा रहा है। ये उनकी हताशा है, उनकी निराशा है, उनका फ्रस्ट्रेशन है। और मैं मानता हूँ गवर्नर जब यहाँ आए हमेशा उनको ये विरोधी दिखे, तो क्या हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ही उनके लिए चेंज कर दे क्या? आज गवर्नर एक पूरी तरह से भारत के संविधान से प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है और उसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम से करती है। क्या ये पहले नहीं होता था क्या? आपको विश्वास अपने आप पर नहीं है तो उसका खिंज आप हम पर निकालते हैं। क्या आपको ये चिंता है कि एसआईआर एक 2-धारी तलवार भी हो सकती है? मैं बताता हूं इसलिए क्योंकि आपने पिछले कई चुनावों में कोशिश की कि मटुआ वोट बैंक आपकी तरफ आए, लेकिन मटुआ समुदाय के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वोट कटा है, उससे उनके परिवारों में भी परेशानी है, और हो ये भी सकता है कि एसआईआर के चलते में ये सोचें यार इससे तो हमें भी नुकसान हो सकता है, तो आपका वोट का भी हिस्सा छिट सकता है। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, हम लोगों ने जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने किया उसके पूरी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जो लोग आए, अगर नुकसान हमारा हो या किन्हीं का हो, इस नुकसान के आधार पर यह निर्णय नहीं होते। यही तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर उस आधार पर निर्णय लेते तब तो लोग कहते कि हम पार्शियल हैं। हमने तो उस आधार पर निर्णय लिया ही नहीं। निर्णय लिया कि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस कागजों के साथ दावा आपत्ति होती, उसमें जो लोगों ने सही दिया उनको हुआ, फिर भी किनको दिक्कत है उसकी भी प्रक्रिया है।